Mani, you can switch on your video. Okay. Let's start. Can I begin? Hello? Yeah. Yes, Mani. Okay. So, hello and welcome to all. Thank you for joining us for today's webinar presented to you by Newbie Works, a startup where we focus on helping our freshers to guide them and achieve their goals. Today's topic is freshers and pandemic. I'm delighted to introduce our today's speaker, that is Mr. Manish Rai. Manish sir is an educationalist and currently working as an assistant professor at Achievers College of Commerce and Management in Kalyan. He is the founder of Economics for Economics, a YouTube channel where he focuses on educating people. He's prominent among students for clearing the concepts of economics using the real life concepts with the help of storytelling. We are so glad to have you here with us, sir. Over to you. So thank you, Mani, for such a lovely introduction. I would like to thank the team of Newbie Works for inviting me on this wonderful webinar. They are doing a great job for freshers and to the society. I am honored to be. So friends, I am in the education field from last 20 years. पिछले 20 सालों से मैं education में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे स्टूडेंट उनको पता ही नहीं है कि व्हाट आर द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर. सो टुडे आई will be enlighten them with basic skills which are required in today's corporates. So let us start with the topic today. So the topic of today is job skills required at corporates and pandemic situation. अब आप सबको मालूम है कोविड-19 के वजह से कितनी प्रॉब्लम्स है. फ्रॉम लास्ट 2.5 months the total economy is stopped. There is no work, there is no business. Now unlocking have been started but the cases of COVID-19 patients are increasing. अब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट है कि उनको जॉब कैसे मिलेगा और मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपने स्किल्स को पॉलिश करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं और इसीलिए हम लोगों ने ये पर्टिकुलर वेबिनार बनाया है. तो जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड एट कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन पैंडेमिक सिचुएशन विच वी आर फेसिंग नाउ. अब इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस पैकेज दिया है 20 लाख करोड़. नाउ 20 लाख करोड़ ये देने के बाद क्योंकि हमारी इकोनॉमी रुक सी गई है, थम सी गई है, इसको बूस्ट करने के लिए फिर से स्टार्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू वेरियस सेक्टर्स. अब स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग रिकवरी फेज में हैं. वी वर इन ट्रबल, नाउ वी आर इन अ रिकवरी फेज और धीरे धीरे जॉब ओपनिंग्स होगी. तो आपको ये जानना जरूरी है व्हाट जॉब स्किल्स यू विल बी रिक्वायरिंग. बट बिफोर दैट हम लोग ये देखना चाहेंगे कि फिलहाल कंडीशंस क्या है जॉब की. इंडिया इज सेट टू लूज अराउंड 130 मिलियन जॉब्स, अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ जॉब्स के ऊपर अफेक्ट आया ड्यू टू दिस COVID-19 pandemic. And 40% of those would be a blue collar jobs. अब blue collar jobs वो jobs होते हैं जो technical jobs हैं.
जो मैकेनिकल जॉब्स हैं। इट वाज अ रिपोर्ट गिवन बाय ग्लोबल कंसल्टेंट्स। अब हम लोग यहां ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आया ऑफ दिस पेंडेमिक। So which sectors would face the highest job losses we have seen? As per what would be worst hit due to the COVID-19? कौन से? Aviation sector है, automobile sector है, travel and tourism sector है, food, entertainment and manufacturing। इस पे सबसे ज्यादा असर हुआ है, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है ऑफ COVID-19। हम लोग उन सेक्टर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जहां असर कम है, COVID-19 का असर। तो which sectors would do good despite COVID-19 crisis? So it is healthcare, pharmaceuticals, e-commerce, IT services and essential retail। ये बताने के पीछे फ्रेशर्स जो कैंडिडेट्स हैं, ये बताने के पीछे दोस्तों मेरा इंटेंशन है कि कोविड क्राइसिस के बीच ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो आप इन सेक्टर्स में अगर ट्राई करना चाहेंगे या इनिशियली जाना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके ऊपर असर कम हुआ है। लेकिन आगे आने वाले टर्म्स में, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, इन नियर फ्यूचर एवरीथिंग विल बी ओके एंड एवरी सेक्टर विल बी गुड फॉर यू। तो दोस्तों ये था कोविड-19 क्राइसिस में विच सेक्टर्स विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट एंड विच विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन जॉब्स। अब हम लोग बात करेंगे कि जॉब अगर आप सर्च कर रहे हो, कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो जॉब सीख करने के लिए, जॉब चेक करने के लिए, तो कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि सर ये पर्टिकुलर चीज हम लोग को कैसे रीड करना है, हाउ टू फाइंड इट आउट। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। रेफरेंस इज फ्रॉम naukri.com। अब आप देख सकते हो स्टार्टिंग में, कर्सर की तरफ आप देखिएगा, हायरिंग फ्रेशर्स फॉर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आपको पोस्ट मालूम पड़ रही है कि ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, लेकिन ब्रैकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज मेडिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग है। मतलब फ्रेश कैंडिडेट को ये फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई किस फील्ड का या किस सेक्टर का प्रोडक्ट उनको मार्केटिंग करना है। अब आप देख सकते हैं यहां 0 years मींस एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, फ्रेशर्स आर मोस्ट वेलकम। इसी के नीचे आप देख सकते हो पेमेंट, इट इज बिटवीन 1,50,000 to 1,75,000 per annum, it is not per month. So this will be the range the company is ready to provide. Now in which location they are looking for candidates? Now they are looking for candidates in Delhi, Lucknow, Mumbai and Jaipur। ठीक है, तो ये 4 लोकेशंस पे ये जॉब ऑफर कर रहे हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, जो मेडिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। अब आप उसके नीचे पोस्टेड 2 days ago, मतलब आपको ये मालूम पड़ रहा है कि ये कब पोस्ट किया है, ये जॉब कब आया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ओपनिंग्स 10 पोस्ट आर ओपनिंग्स, मतलब 10 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब तक कितने जॉब एप्लीकेशंस आए हैं? तो जॉब एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं 170 जॉब एप्लीकेशंस आए हैं। मतलब कम से कम 170 लोगों से आपको भिड़ना पड़ेगा फॉर 10 पोस्ट। ठीक है, इसी के नीचे आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन है, वी आर हायरिंग मार्केटिंग प्रमोटर फॉर पैन इंडिया, पूरे इंडिया के हिसाब से है। पोजीशन क्या होगी? मार्केटिंग एक्टिवेटर। डिविजन क्या है ये, मतलब प्रोडक्ट क्या है, कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपको मार्केटिंग करनी है। इट इज क्रोनो, दैट इज ब्लड शुगर टेस्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, इसी के नीचे आप देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आप जॉब करते समय आपको क्या क्या रोल प्ले करना है, क्या क्या काम आपको करना है। तो आप देख सकते हो देयर आर टोटल 9। मैं कुछ रीड करना चाहूंगा आपके लिए, स्टार्टिंग के couple of points I want to read for you. First is to promote the products to chemists and to ensure product visibility, that is placing or maintaining marketing inputs at the। अब यहां फर्स्ट पॉइंट में कंपनी चाहती है कि आप केमिस्ट से जाके मिलिए, जो मेडिकल शॉप से वहां उनसे जाके मिलिए, और जो उनका शोकेस है, विंडो ड्रेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां आपका प्रोडक्ट, आप कंपनी चाह रही है कि वहां उनका प्रोडक्ट विजिबल हो, देखिए।
और आपसे एक्सपेक्टेड है अगर आप यहां जॉब करना चाह रहे हैं तो कंडक्ट एक्टिवेशन कैंप एट केमिस्ट के यहां आप कैंप लगाइए, डॉक्टर्स से मिलिए, डॉक्टर के यहां कैंप लगाइए, कॉर्पोरेट्स में जाइए, हॉस्पिटल जाइए फॉर द प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एज पर एज ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो दीज 9 पॉइंट्स आर जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको जॉब में करना होगा, ये रोल आपको प्ले करना होगा। अब रोल आपका क्या है, आप राइट साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं। रोल इज डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, इंडस्ट्रीज, मेडिकल, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स। फंक्शनल एरिया आपका क्या क्या रहेगा, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एमआर, पीआर, मीडिया से रिलेटेड। फुल टाइम है ये, परमानेंट वैकेंसी है। रोल कैटेगरीज इन मार्केटिंग, एजुकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एजुकेशन में इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, डॉक्टरेट नॉट रिक्वायर्ड। इट मींस अ पर्सन, कोई भी बंदा जो मिनिमम क्वालिफाइड है वो भी आके यहां जॉब कर सकता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि दे नीड ग्रेजुएट्स, एटलीस्ट ग्रेजुएट्स, लेकिन यहां पे इन्होंने बोला है कंपनी को शायद रिक्वायरमेंट इसी हिसाब से होगी कि ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है की स्किल्स, उसी के नीचे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से ये वेबिनार रखा गया। अब की स्किल्स क्या क्या है, सबसे पहला है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है आप। अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग, किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है, दैट इज ब्लड शुगर टेस्टिंग डिवाइसेस। आप लोगों ने लेफ्ट साइड में देखा था, उस चीज की, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है। मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हो मेडिकल प्रोडक्ट्स का। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेडिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में तो ये आप में स्किल्स होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए अबाउट दीज मेडिकल टर्म्स व्हिच आर यूज्ड व्हाइल मार्केटिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसका मतलब है आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना है, आपको ट्रैवलिंग ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एरिया आप ज्यादा से ज्यादा कवर करोगे उतना ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स बढ़ेगा और उतने आपके इंसेंटिव्स बढ़ेंगे। सो द सेकंड की स्किल व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू इज distribution network should be increased by you. You must have to travel. आप जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, जितना ज्यादा एरिया कवर करेंगे, उतना ज्यादा कंपनी के और आपके लिए अच्छा होगा। तो ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की प्रमोशन आपको जहां भी मिलता है, डॉक्टर्स के यहाँ, मेडिकल जितने मेडिकल की शॉप्स होती है या क्लिनिक्स होती हैं डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे जाके आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा प्लस मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे रीड कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द होल वेबसाइट कि कौन कौन सी आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। मेडिकल के अलावा भी देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स, कंस्ट्रक्शन है, देयर आर एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल्स हैं। तो आप किसमें जाना चाहते हैं, आप पहले वो चेक कीजिए किसमें आप इंटरेस्टेड हैं और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन की स्किल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है चेक करने के लिए। तो यहां पे देखिए आप, व्हाट स्किल्स एम्प्लॉयर्स लुक फॉर। ऐसे कौन कौन से जॉब स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स देखना चाहते हैं। तो यहां दो कंसेप्ट्स हैं, एक है रिक्वायर्ड स्किल्स और दूसरा है डिजायर्ड स्किल्स। अब रिक्वायर्ड स्किल्स मतलब जो भी कंपनी जब अपनी एडवर्टीजमेंट देती है, एडवर्टीजमेंट देने के समय वो ये स्पेसिफिकली बताती है कि हमको कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन से स्किल्स हम देखना चाहेंगे कैंडिडेट के रिज्यूमे में। अगर वो स्किल्स हैं, वो क्वालिफिकेशन है, तो ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, डिजायर्ड स्किल्स वो एक्स्ट्रा स्किल्स है जो कंपनी आप में चाहती है। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू कि हमारे पास, हमारा जो कैंडिडेट है उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स के अलावा कुछ डिजायर्ड स्किल्स भी है जो हमें जरूरत थी। तो डिजायर्ड स्किल्स ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, लेकिन अगर ये आपके पास है तो ये
आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट required skills. Now you can see that required skills are those skills that the candidate must have. It is mandatory, compulsory to be deemed worthy for applying for the job. These skills are mandatory and every candidate who had applied should have the prescribed required skills. मतलब ये prescribed required skills आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। अगर ये स्किल्स आपके रिज्यूमे में नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। विदाउट दीज स्किल्स द कैंडिडेट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अप्लाई और एल्स देयर एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड इंस्टेंटली। तो रिक्वायर्ड स्किल्स वो स्किल्स हैं जो कंपल्सरी हैं, जो मैंडेटरी हैं। अगर वो आपके पास हैं तो आप अप्लाई कीजिए। अगर रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास नहीं है तो प्लीज आप कंपनी और अपना वेस्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ऑन द अदर हैंड डिजायर्ड स्किल्स के बारे में देखते हैं। डिजायर्ड स्किल्स मैंने पहले ही बताया ये कंपल्सरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। तो डिजायर्ड स्किल्स मेक्स द कैंडिडेट्स रिज्यूमे लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव to many potential employers and recruiting companies. A candidate does not mandatorily need them. मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये वो skills है जो mandatory, compulsory नहीं है. But if they knew the skills, that would be an added advantage for the employee. So this was the basic difference. ये बहुत जरूरी है आपको find out करना। जब आप किसी पोस्ट के लिए, किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना जरूरी है कि रिक्वायर्ड उनकी बेसिक नेसेसिटीज क्या है, दैट इज रिक्वायर्ड स्किल्स। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स है देन प्लीज अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। अगर नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरा डिजायर्ड स्किल्स। डिजायर्ड स्किल्स वो स्किल्स हैं जो अगर आपके पास हैं, क्योंकि कंपनी डिजायर कर रही है कि ये स्किल्स भी अगर हमारे कैंडिडेट के पास होंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो अगर ये डिजायर्ड स्किल्स आपके पास है तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब कभी आप वैकेंसी देखो ऑनलाइन साइट्स पे तो चेक कर लीजिएगा कि रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या है और डिजायर्ड स्किल्स क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग दो बड़े कंसेप्ट देख रहे हैं स्किल्स से रिलेटेड। Now there are two type of skills. One is hard skills and one is soft skills. मैं in general पहले आप लोगों को बता देता हूं hard skills और soft skills क्या है। Hard skills वो skills है जो आप सीखते हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कंप्यूटर ऑपरेटिंग आता है तो दैट इज माई हार्ड स्किल्स। ये सीखा जाता है, ये क्लासरूम टीचिंग में या ऑनलाइन टीचिंग में आप सीखते हैं, आप पोजेस करते हैं, इसके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, तो ये हार्ड स्किल्स है। आपका एजुकेशन इज अ हार्ड स्किल जहां आप सीख रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स ऑन द अदर हैंड ये वो स्किल्स है जो इनहेरेंट है, आपके अंदर है, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं। ये किसी से सीखे नहीं जाते, ये अगर आप में काबिलियत है तो आप खुद अपने अंदर पोजेस करते हो ये स्किल्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों देखते हैं। व्हाट आर हार्ड स्किल्स? अब आप देख सकते हो हार्ड स्किल्स में क्या क्या चीजें आ रही है। दे आर एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप हार्ड स्किल्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं मैंने आपको बताया था, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके एग्जाम्स अगर होंगे तो एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तो ये फॉर्मल एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग से लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, लॉ, ये सब वो कंसेप्ट है जो आपको सीखना पड़ता है, ये आपके इसमें इनहेरेंट नहीं है। थर्ड कंसेप्ट इसमें आप देखिए, जॉब सक्सेस टिपिकली रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। जैसे मैंने बताया था, सॉफ्ट स्किल्स आर इंटरपर्सनल स्किल्स जो आपके अंदर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। व्हाट एग्जैक्टली आर सॉफ्ट स्किल्स? तो सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो आपके अंदर है, जो आपका हुनर है, जो आपका टैलेंट है, नीडेड फॉर सक्सेस ऑन द जॉब। अब इसमें क्या क्या चीजें आप सकते हैं? मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग है, अगर आपने कुछ नेटवर्किंग में सीखा है या फिर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी है, टीम
वर्क है, क्रिएटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं जो आपके इनहेरेंट है, आपके अंदर है, जो आपका टैलेंट है, पर्सनल टैलेंट है। ठीक है, इसको सीखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट हार्ड स्किल्स। तो आप यहां देख सकते हैं, हार्ड स्किल्स आर एबिलिटीज स्पेसिफिक टू द जॉब एंड और इंडस्ट्री. Abilities are more technical skills you learn in school, certification programs, training materials और experience in the job. ये सीखा जाता है, ये अंदर की बात नहीं है, ये आपको सीखना पड़ता है. Hard skills might include proficiency in things like software, foreign languages, operating certain equipments और machinery. ये सब hard skills है. For example, अगर आप किसी बड़े corporate सेक्टर में है, याद रखिएगा, रिज्यूम राइटिंग या फिर मेल राइटिंग, अगेन दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर हार्ड स्किल्स. मेल राइटिंग, मैंने बहुत सारे मेल्स देखे हैं अपने लाइफ में जो इतने बुरी तरीके से लिखे होते हैं कि नो आई कांट एक्सप्लेन. तो हार्ड स्किल्स है. मेल राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिज्यूम राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये सब आप बचपन से या आपके इंटरनल में नहीं है, ये आपको सीखना पड़ता है. ठीक है, हाउ टू ऑपरेट प्रिंटर्स इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस. अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में एक प्रिंटर है और आपको कुछ प्रिंट्स चाहिए, तो ये सब हार्ड स्किल्स है जो आपको सीखना पड़ता है. ठीक है. सॉफ्ट स्किल्स ऑन द अदर हैंड आर एबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी जॉब. आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, इट इज इनहेरेंट. तो इसके लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है. आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हरदम होंगे. Often soft skills may be referred to as people skills or social skills and include proficiency in things like, अब देखो क्या क्या चीज है जो विदिन है आपके, कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप. ये सब इनहेरेंट है. लीडर बनता नहीं है, लीडर अंदर से होना पड़ता है. अगर आप में काबिलियत है तो आप बनोगे. दीज आर योर सॉफ्ट स्किल्स. चलिए अब हम डिस्टिंग्विश देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. जस्ट एक समरी है ताकि आप लोगों को इजीली और समझा सकूं मैं. तो आप देख सकते हैं, हार्ड स्किल्स दे आर लर्नेबल एंड प्रेजेंटेबल स्किल्स, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन. अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? लैंग्वेज नॉलेज, डिग्रीज, अप्रेंटिसशिप, सर्टिफिकेट्स. ये सब आप बाहर से टैलेंट अपने आप में ले रहे हैं. अकाउंटिंग कुछ नया सीख रहे हैं. टाइपिंग टेक्निक्स, मशीन ऑपरेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर नॉलेज. अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, टाइपिंग टेक्निक्स. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टाइपिंग में दे यूज वन हैंड, सिंगल हैंड, एक ही हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं. इट इज नॉट अ गुड थिंग. जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपके टाइपिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए. ठीक है. आप क्रिकेट मैच में देखते हैं, एक हाथ से अगर कैच पकड़ रहे हैं तो छूटने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन दोनों हाथों से अगर आप कैच पकड़ रहे हैं तो कैच आउट होने के चांसेस ज्यादा है. तो यहां भी टाइपिंग टेक्निक्स में दोनों हाथ अगर आप यूज करोगे तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल रादर देन वन. तो ये हार्ड स्किल्स है जो आपको सीखना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप सीखोगे तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे, हार्ड स्किल्स बढ़ेंगे, विच इज वेरी इसेंशियल इन कॉर्पोरेट जॉब्स टुडे. आगे है सॉफ्ट स्किल्स, इनहेरेंट है, दैट इज कैरेक्टर ट्रेट्स, पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स. अब इसमें क्या क्या आता है? कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी. आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए जॉब के लिए. कई ऐसी जगह जॉब होती है जो अलग अलग शिफ्ट्स में होती है, तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इन दैट. सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, टीम वर्क. यू शुड बी अ टीम. आप सब देखते होंगे क्रिकेट मैच में कोई एक प्लेयर या दो प्लेयर हरदम मैच नहीं जिता सकते. इट इज अ टीम वर्क. तो यहां भी कॉर्पोरेट सेक्टर में टीम वर्क के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है. टाइम मैनेजमेंट, यू शुड बी पंक्चुअल. ऑफिस आने और जाने के लिए नहीं, लेकिन जो आपने हाथ में काम लिया है वो काम भी टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज टाइम मैनेजमेंट. जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया है वो प्रोजेक्ट आपको टाइमली कंप्लीट करना है. दैट इज टाइम मैनेजमेंट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोशंस के लिए. एम्पैथी होनी चाहिए, एबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म. अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या कोई आपको बता रहा है कि आप वेयर यू आर लैकिंग,
ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज है जहां आप लैकिंग हो कर रहे हो, तो आपको वो चीजें सीखनी है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है. सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट जॉब स्किल्स. 8 essential qualities employer seeks. 8 essential qualities है जो हर एम्प्लॉयर आप में देखना चाहेगा. ये जॉब स्किल्स आप में होने चाहिए. याद रखना, हर एक जॉब स्किल का मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कंसेप्ट इजीली समझ में आए. लेकिन ये सिर्फ 8 स्किल्स, 8 एसेंशियल क्वालिटीज नहीं है, इसके अलावा भी n नंबर ऑफ क्वालिटीज है. ठीक है, लेकिन एक लेक्चर में या एक वेबिनार में सब चीजें बताना पॉसिबल नहीं है. तो जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से 8 एसेंशियल क्वालिटीज व्हाट एम्प्लॉयर सीक्स फ्रॉम यू. चलिए एक एक देखते हैं. Now the first point आप यहां देख सकते हैं, that is positive attitude. Now this is very 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 important for you. याद रखना, कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉय को रखना नहीं चाहेगा जो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता, क्योंकि अगर इंसान नेगेटिव एटीट्यूड का है तो वो नेगेटिविटी फैलाएगा पूरे ऑफिस में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. तो एम्प्लॉयर्स सबसे पहला जो आपसे स्किल चाहते हैं दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. याद रखिएगा, यहां ये पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ सॉफ्ट स्किल, ये आप सीखते नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे जो मैं 8 स्किल्स, 8 क्वालिटीज बताऊंगा, इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, हार्ड स्किल्स भी हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड. Individuals who have a positive attitude will pay attention to the good rather than bad in people, situations, and events. A simple example of a positive attitude is when you are having a very bad run of luck, but you still say good morning rather than what's good about this morning. So this shows that whether your attitude is positive attitude or negative attitude. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको लेना चाहेगा. अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या न्यूट्रल है तो इट डजंट मेक एनी सेंस, तो एम्प्लॉयर आपको नहीं रखेगा. चलिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं रिलेटेड टू दिस पॉजिटिव एटीट्यूड. यहां मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाह रहा हूं एक गांव की, जहां पे पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई, सूखा है, ड्रॉट कंडीशंस हैं, कंडीशंस आर वर्स्ट. अब जितने विलेजर्स हैं, जितने गांव वाले हैं, उन लोग एक संत के पास जाते हैं, एक सेंट के पास जाते हैं जिनको उन लोग बहुत मानते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल है. उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि साहब क्या किया जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तो संत जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कि एक यज्ञ करते हैं हम लोग, क्योंकि यज्ञ करें हो सकता है इंद्रदेव खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाए और बारिश हो जाए. तो सब लोग, पूरा की पूरा गांव सोचता है चलिए एक यज्ञ करेंगे हम. अब यज्ञ की तैयारी करते हैं और जिस दिन यज्ञ होता है तो सब लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक छोटा सा बच्चा रहता है जो अमृतरी के साथ आता है. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड. वो बच्चे को ऐसा लगता है कि साहब जब भगवान से बोलेंगे तो बाकी कोई भी छतरी लेके नहीं आया था, लेकिन वो छतरी लेके आया था. दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि उसको ऐसा लगता है यस भगवान सुनेंगे और बारिश होगी. सोचिए, बाकी सब लोग, कोई भी छतरी लेके नहीं आया, सब यज्ञ के हिसाब से आए थे, लेकिन वो अकेला लड़का था जो छतरी लेके आया था. दिस इज टर्म्ड एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आप में होना चाहिए. जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदों को लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं. सब स्किल जो आप में होना चाहिए दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ सेकंड कंसेप्ट इज एक्टिव लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेरे डैडी हमेशा एक चीज बोलते थे कि सुनो ज्यादा और बोलो कम. जितना आप ज्यादा सुनोगे उतना आप लर्न करोगे. तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई चीजें ऐसी होती है जो आपको याद रखना जरूरी है. जब आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना जरूरी है. अगर आपका ध्यान हटा तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लूज कर जाओ. तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी स्किल है. अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड स्किल, दिस इज अ सॉफ्ट स्किल जो आपके पास होनी चाहिए. तो देखते हैं एक्टिव लिसनिंग स्किल्स.
Active listening is the ability to focus completely on a speaker, understand the message, comprehend the information, and respond thoughtfully. Active listeners use verbal and non-verbal techniques to show and keep their attention on the speaker. Developing and using active listening skills can show your colleagues that you are engaged and have an interest in the project or task at hand. तो यहाँ एक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर बोलते ना, एक कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी. चलिए इसी को इलस्ट्रेट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. एक बस है और अज्यूम करो आप बस के ड्राइवर हो. अब अच्छे से सुनिएगा कंसेप्ट क्या है, ठीक है. हो सकता है आपको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़े, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. तो प्लीज देखिए क्या है. अब एक बस है, जैसे मैंने आपको बताया. अब बस स्टैंड पे खड़ी है और उसमें 20 यात्री सवार है, 20 यात्री. उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्हाइट कुर्ता पैजामा पहना. 10 यात्री हैं, 20 यात्री हैं, 20 में से हैं जिन्होंने कुर्ता पैजामा पहना. जैसे ही बस फर्स्ट बस स्टॉप पे जाती है, 4 लोग उतर जाते हैं और 3 लोग बस में आ रहे हैं. 4 लोग उतर रहे हैं, 3 लोग बस में चढ़ रहे हैं. अब ये जो 3 लोग बस में चढ़ रहे हैं, इसमें से एक बंदा है जिसने रेड हैट पहनी हुई है. ही इज वेयरिंग अ रेड हैट. बस जाती है सेकेंड स्टॉप पे. सेकेंड स्टॉप 8 लोग बस में आ रहे हैं. अच्छे से सुनिएगा, 8 लोग बस में आ रहे हैं और 3 लोग बस से उतर रहे हैं. एक जो बंदा है उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है. अब हम उसके अगले स्टॉप पे जाते हैं. नेक्स्ट स्टॉप पे जैसे ही जाते हैं, वहां 4 लेडीज बस में आ रही हैं और कोई भी उतर नहीं है. सिर्फ एंट्री है, एग्जिट नहीं है. कोई भी उतरने. अब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. होगा. मेरा सवाल एक ही है कि ड्राइवर की एज क्या है. दिस इज लिसनिंग स्किल्स. अगर ध्यान से सुना होगा, एक्टिव लिसनिंग इसी को बोलते हैं. अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने अपना एग्जाम, ड्राइवर है, एक बस है, उसका ड्राइवर है. अज्यूम करो कि ड्राइवर आप हो. अज्यूम करो ड्राइवर आप. तो मैं किसकी एज पूछ रहा हूं? ड्राइवर की एज पूछ रहा हूं, मतलब आपकी एज पूछ रहा हूं. दिस इज एक्टिव लिसनिंग. अगर बहुत ध्यान से सुना होता तो आपका आंसर करेक्ट हो सकता था. कई स्टूडेंट्स का आंसर हो सकता है करेक्ट हो, कई कैंडिडेट्स का आंसर करेक्ट हो. These are the things, these are the real things which is necessary. Attention. चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड स्किल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर मैसेज पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी कॉर्पोरेट्स में. क्योंकि कॉर्पोरेट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इसमें बहुत जरूरी है. कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स इतने जरूरी होते हैं, जरूरी नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होते हैं. कई बार मीटिंग्स होती है और मीटिंग्स में सिर्फ आई कांटेक्ट से ही मालूम पड़ जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. हमारे घर में भी अक्सर होता है कि कोई घर में आता है तो मम्मी हमें नजरों में कुछ बोलती है आई कांटेक्ट से. तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स. तो देखते हैं. Communication skills are needed to speak appropriately with a wide variety of people while maintaining good eye contact. मैंने पहले ही बताया था, good contact, demonstrate a varied vocabulary and tailor your language to your audience. Audience के हिसाब से आपको language change करना है. Listen effectively, present your ideas appropriately, write clearly and consciously, and work well in a group.
many are essential skills that most employers seek. तो communication skills बहुत ही जरूरी है. Return communication as well as your speech communication. Languages. जितने ज्यादा languages आपको आते हैं, you will be an added advantage in that. तो communication skills. अब मैं इसका एक illustration ले रहा हूं, एक छोटा सा example ले रहा हूं. अब ये बात उन जमाने की है जब पुराने फोन्स होते थे, पुराने फोन्स, और उसमें एसएमएस होता था, व्हाट्सएप तक नहीं थे. तो एक न्यूली मैरिड कपल है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, दे वर वेरी हैप्पी. अब पहले ही हफ्ते में ऑफिस के एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए हस्बैंड को मुंबई से आना पड़ा और कंपनी बोलती है कि यू हैव टू गो अलोन, आप अपनी वाइफ को नहीं लेके जा सकते. ठीक है, कुछ 2 या 3 दिन की बात है, तो प्लीज आप जाइए, काम कीजिए, वापस आइए. अब हस्बैंड बेचारा न्यूली मैरिड कपल है, अभी अभी शादी हुई है, जाता है गोवा काम के सिलसिले में, पूरा दिन काम करता है और शाम के टाइम पे कलंगुट बीच घूम रहा है और उसको अपनी वाइफ की याद आ रही है. अब याद रखना, वो टाइम पे व्हाट्सएप नहीं है, सिंपल सादा फोन होता था, नोकिया 3310 समथिंग लाइक दैट. अब वो वहां से अपनी बीवी को मिस कर रहा है, वाइफ को मिस कर रहा है और एक एसएमएस भेजता है अपनी वाइफ को. अब देखिए वो एसएमएस क्या भेजा है, अच्छे से रीड कीजिएगा. तो कम्युनिकेशन में वो अपने वाइफ को भेज रहा है, हाय माय लव, रीच्ड गोवा इन द मॉर्निंग, डन ऑल माय ऑफिस वर्क, and now on this lovely evening on Kalangut beach, I'm missing you very much. I hope you were heard. Now this a communication gap. आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से देखिएगा, हस्बैंड अपने वाइफ को लिख रहा है, लेकिन आखिरी लाइन में वो आखिरी ई लिखना भूल गया. आप देखिए, I hope you were here, लेकिन सिर्फ एक ई ना लिखने की वजह से पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया. आई होप यू वेर हर. काश तुम्हारी जगह या उनकी जगह पे तुम होती, किसी और की जगह पे, कोई और लेडी की जगह पे तुम होती. इसका मीनिंग ये है. अब ये आखिरी ई क्यों नहीं लिख पाया, आप यहां देख सकते हो, मोबाइल के राइट साइड में 160 वर्ड की कैपेसिटी होती थी पहले, कि अगर आप एसएमएस लिख रहे हैं तो सिर्फ 160 वर्ड्स ही होंगे आपके पास, और अगर आप ये टोटल करेंगे तो ये 160 ही है. मतलब आखिरी ई लिखने के लिए उसके पास जगह नहीं थी, वो आखिरी ई लिख नहीं पाया. उसको लगा कि मैंने पूरा मैसेज लिख लिया है, उसने वाइफ को सेंड किया, वाइफ नाराज हो गई होगी उधर कि क्या मैसेज कर रहे हो, मेरे अलावा भी कोई और है आपके लाइफ में. दिस शोज दैट. तो दिस इज अ कम्युनिकेशन गैप, अ मिस्टेक. तो कम्युनिकेशन जब आप किसी से कर रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये बहुत जरूरी है. जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हो कि एक ई के वजह से पूरे के पूरे मैसेज का मीनिंग ही चेंज हो गया. तो यहां पे कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट सेक्टर, इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप मिसकम्युनिकेट कर रहे हो तो इट कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट अबाउट यू. तो दोस्तों ये था कम्युनिकेशन. अब हम लोग आ रहे हैं फोर्थ, कंप्यूटर स्किल्स. अब कंप्यूटर स्किल्स हार्ड स्किल्स में आते हैं, और जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हो, इसमें 3 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या 3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको आना जरूरी है इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉर्पोरेट सेक्टर. दैट इज वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल. ठीक है, वर्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लेटर्स लिख सकते हैं, एडिशंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें. पावर पॉइंट इज फॉर प्रेजेंटेशन, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी आप चीजें करोगे या जो भी आपने इमेजिन किया है उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. एंड एक्सेल शीट इज फॉर कैलकुलेशंस. जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो डेटा का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो टोटल कैसे करोगे. तो यहां ये तीनों प्रोग्राम्स आपको आना चाहिए अगर आप एंटर करना चाह रहे हो इन कॉर्पोरेट सेक्टर. अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आप बेसिक या फिर एडवांस्ड, बेसिक से ज्यादा एडवांस अच्छा रहेगा, पहले बेसिक सीख लीजिए फिर एडवांस कोर्स कीजिएगा, ताकि ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से आए. तो कंप्यूटर स्किल्स देखते हैं.
Computer skills involve the ability to learn and operate various technology. Hardware skills allow you to physically operate a computer and can be as simple as knowing how to turn device on and off. अगर हार्डवेयर स्किल्स आ रहा है बहुत अच्छी बात है. कहीं आपका कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो गया है तो कौन से हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, क्या है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो. अगेन इट नीड्स अ ट्रेनिंग, इट नीड्स अ क्लासेस. अगर आप कोचिंग लोगे ये सब चीजों की तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कंसेप्ट. प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, हार्ड स्किल है. ठीक है. सॉफ्टवेयर स्किल्स हेल्प यू टू एफिशिएंटली यूज कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस. देयर आर सम software skills that employers may consider as prerequisite. याद रखना, prerequisite मतलब required skills, ये आपकी requirement है. Prerequisites to employment like using spreadsheets or knowing a certain coding language. अब depend करता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग में हो, प्रोग्रामिंग के जॉब में हो तो कोडिंग लैंग्वेज आना चाहिए. अगर आप सिंपल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, जॉब कर रहे हो, तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताया, तीन प्रोग्राम्स मैंने जो आपको बताई, ये आना चाहिए. एक एक करके हम लोग ये तीनों प्रोग्राम्स देखते हैं. सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग. क्या जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस रिटन डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोज, लेटर्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. ये सब रिपोर्ट्स, ये सब चीजें वर्ड प्रोसेसिंग में ही बनती है, एमएस वर्ड में ही बनती है. अब बेनिफिट्स क्या है वर्ड प्रोसेसर के? सबसे पहला है मूव द इंसर्शन पॉइंट. आप करेक्शन कर सकते हो टेक्स्ट का, चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का अपीयरेंस, चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का फॉर्मेट, सिलेक्ट टेक्स्ट टू मूव, कॉपी और डिलीट. ये सब चीज आप वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हो. तो आपको ये स्किल आना जरूरी है. अगेन दिस इज अ हार्ड स्किल जो आप सीख सकते हैं. ये इनबिल्ट नहीं है, इनहेरेंट नहीं है, इंटरपर्सनल नहीं है, ये आपको सीखना पड़ेगा. तो वर्ड के ये बेनिफिट्स हैं. चलिए अब हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो पावर पॉइंट की स्क्रीन आप देख सकते हो. बेनिफिट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक प्रेजेंटेशन टूल. याद रखना, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी चीज का प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको पावर पॉइंट पे ही देना पड़ेगा और पावर पॉइंट आना चाहिए. आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में देखा रहेगा जहां एक स्क्रीन होती है और एक बंदा या बंदी खड़ा होता है और वो एक्सप्लेन कर रहा है पावर पॉइंट पे कि हमारा सेल्स बढ़ रहा है या सेल्स कम हो रहा है. तो ये सब कंसेप्ट आपको आना चाहिए. तो पावर पॉइंट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. इट इज अ प्रेजेंटेशन टूल. ठीक है. टुडे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर यूज्ड बाय वर्किंग प्रोफेशनल्स, academics, students, medical practitioners and others to display material, information and data. ठीक है. इससे आप ग्राफ्स भी बना सकते हो. तो पावर पॉइंट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट एमएस एक्सेल. अब एमएस एक्सेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेट अस सी. फर्स्ट, इट इंक्रीजेस इन स्पीड ऑफ कैलकुलेशन. कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी. आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहो, अगर आपको इसके याद है या मालूम है, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू. जितना बड़ा डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, वो डेटा को बाइफरकेट करना है, कैलकुलेशंस करना है, तो इट विल बी इजी. तो देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज. अगर ये फॉर्मूलाज आपको आ रहे हैं तो आप एक्सेल शीट बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. सेकंड इज इजी टू मॉडिफाई डेटा एंड रिकैलकुलेट ऑटोमेटिकली. तो मॉडिफाई कर सकते हो डेटा, बाइफरकेट कर सकते हो, अपने हिसाब से डेटा यूज कर सकते हो. और यहां थर्ड जो पॉइंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू विजुअली डिस्प्ले न्यूमेरिक डेटा एज अ चार्ट और ग्राफ. जो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, आप उसका ग्राफ बना के प्रेजेंट कर सकते हो कि भाई सेल्स अगर हमारी कंपनी का बढ़ रहा है या सेल्स अगर कम हो रहा है, तो ये डेटा के साथ साथ आप ग्राफ में भी बता सकते हो, चार्ट में भी बता सकते हो. तो ये बेनिफिट है एमएस एक्सेल का. तो ये कंप्यूटर स्किल्स है. मैं बता रहा हूं आपको, आज अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चाह रहे हैं तो ये स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है. मेरे हिसाब से कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर स्किल्स आपसे मांगेगी. ये रिक्वायर्ड स्किल्स में है. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अगला स्किल, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स. अब इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे आप ऊपर डेटा में देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं, टीम बिल्डिंग है, चेंज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लीडरशिप.
अगेन दिस इज अ सॉफ्ट स्किल, ये इनहेरेंट है, ये आपके पर्सनल ट्रेट्स में आता है. तो interpersonal skills are traits you rely on when you interact and communicate with others. They cover a variety of scenarios where cooperation is essential. Developing interpersonal skills is important to work efficiently with others, solve problems and lead projects or teams. Related interpersonal skills क्या-क्या हैं? Communication, empathy, flexibility, leadership, patience. अब इंटरपर्सनल स्किल्स ये आपके अंदर के स्किल्स हैं, इसको आप शार्पन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ, इसको पढ़ा नहीं सकता कोई, या पढ़ नहीं सकते हो, ये आपके अंदर की बात है, अंदर के स्किल्स है. इसी के ऊपर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है आपके सामने. यहां मैं एक बीच की बात कर रहा हूं. एक बीच पे बलून सेलर है जो अलग अलग कलर्स के बलून रखता है, जो ऊपर आकाश में उड़ते हैं. अब उसके पास अलग अलग कलर्स के बलून्स हैं, बीच पे बेच रहा है. अब एक छोटे से भाई बहन है, इनोसेंट. अब छोटे से भाई बहन है, वो रोज जाते थे वो बलून सेलर को दूर से देखते थे, उनके पास पैसे नहीं है. अब वो रोज देखते थे कि बलून सेलर बलून बेच रहा है, और जो छोटा भाई है उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि ना लोग अलग कलर के बलून ले रहे हैं, कोई लेकिन ब्लैक कलर का बलून कोई नहीं खरीदता. तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार पिछले 5 दिन में किसी ने भी कलर का बलून नहीं लिया. तो उसको लगा कि कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा. क्या रीजन है? तो बलून सेलर के पास 6th डे जाता है और 6th डे जाके बलून की साहब ये ब्लैक वाला बलून उड़ता नहीं है क्या? उसको लगा कि कलर के वजह से है कि बाकी कलर के बलून उड़ते, ब्लैक कलर का बलून उड़ नहीं सकता. तो जो बलून सेलर ने उसको बोला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो बलून ने बोला कि भाई इट इज नॉट द कलर ऑफ द बलून बट व्हाट इज इनसाइड द बलून दैट मेक इट गो अप. तो यही है इंटरपर्सनल स्किल्स. कलर से कोई लेना देना नहीं है, आपके अंदर क्या है, आप में क्वालिटीज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो कलर डजंट मैटर, व्हाट इज इनसाइड द बलून दैट मेक्स इट गो अप. तो यहां सेम चीज है कि आप क्या हैं, क्या नहीं है, कैसे दिखते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है. आपके अंदर क्या है, आप में स्किल्स क्या क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरपर्सनल स्किल्स में आपके पास क्या क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इट इज नॉट यू बट व्हाट इज इनसाइड यू, व्हाट स्किल्स यू पोजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing, that is your interpersonal skills. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट स्किल्स. अब मैनेज थिंग्स. भले ही आप फ्रेशर हो, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद, ऑफिस में काम करते हुए आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना है, अलग अलग लैंग्वेजेस लोग बोल रहे हैं, अलग अलग एरिया से आए हुए हैं. तो आपको मैनेज करना है हर चीज को और अपना काम करना है और बाकियों से करवा के लेना है अगर कुछ काम है. तो ये मैनेजमेंट स्किल्स आप में आना चाहिए. यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज मैनेजमेंट स्किल्स. तो मैनेजरियल स्किल्स आर क्वालिटीज दैट हेल्प यू गवर्न बोथ टास्क एंड पीपल. आपको काम भी करवाना है और बाकी लोगों के साथ में भी रहना है. टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहां. अ गुड मैनेजर इज ऑर्गेनाइज्ड, एम्पैथेटिक and communicates clearly to support a team or project. Managers should also be adept in both soft skills and certain technical skills related to their industry. अब related management skills क्या क्या है? Decision making आपके पास अच्छी होनी चाहिए अगर management skills की बात कर रहे हैं तो, ठीक है. अच्छा, management skills are both hard skill as well as soft skill. इसमें कुछ अंदर की बात है और कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी. तो decision मेकिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, टास्क डेलीगेशन, किसको क्या काम दिया जाए, टीम कम्युनिकेशन, टीम लीडरशिप, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. यू हैव टू थिंक, अगर मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास है, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोचना पड़ेगा. इसी को मैंने इलस्ट्रेट किया है मैनेजमेंट स्किल्स को विद एन एग्जांपल. तो आप यहां से एक मीडियम लेवल की कंपनी है जहां स्ट्राइक हो गया है. अब जितने एम्प्लॉइज हैं उन्होंने स्ट्राइक किया है और उनकी डिमांड है कि हमें दी जाए 10% से. तो वर्कर्स डिमांड वाज अ हाइक इन वेजेस बाय 10%.
नाउ मैनेजमेंट वो इज कंफ्यूज्ड, मैनेजमेंट सोच रहा है क्या किया जाए, अब स्ट्राइक है, वर्कर्स मान ही नहीं रहे हैं, वर्कर्स बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक हमारी 10% से वेजेस हाइक नहीं करेंगे हम काम नहीं करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कंपनी क्या किया जाए, कंपनी बंद कर दे या क्या करें, क्योंकि 10% अगर हाइक दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा कॉस्ट, याद रखिएगा, एक कंपनी में सबसे ज्यादा खर्चा इज लेबर कॉस्ट, वेजेस को जो पगार देते हैं, अगर वो 10% से हाइक कर देंगे तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। तो क्या किया जाए, तो यहां मैनेजमेंट स्किल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैनेजमेंट स्किल्स, जितने डायरेक्टर्स रहते हैं उनमें से एक को कुछ समझ में आता है, वो बोलता है चलिए अपन देखते हैं मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। अब वो क्या बोलता है, मैनेजमेंट डिसाइड्स एंड रिक्वेस्ट वर्कर्स टू वर्क फॉर एन एक्स्ट्रा आवर और वर्कर्स आल्सो एग्री टू दैट। मतलब जहां पहले वर्कर्स 8 आवर्स काम करते थे, 8 घंटा काम करते थे, मैनेजमेंट ने बोला ठीक है भाई, हम आपको 10% हाइक देने को तैयार हैं, लेकिन यू हैव टू वर्क एटलीस्ट एन आवर डेली एडिशनल। 1 घंटा आपको एडिशनल काम करना पड़ेगा, अगर आप काम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंड वर्कर्स एग्री, वर्कर बोलता है आप 8 आवर्स में हम लोग काम कर रहे थे, 8 घंटा काम करने के बाद जो हमको पेमेंट मिल रहा था, अब सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वी आर गेनिंग 10% एडिशनल। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर रेडी टू वर्क। अब इस चीज से दोनों का फायदा हुआ है, द डिसीजन बेनिफिट as workers get 10% extra wages and company gains extra 2.5% profit। अब इससे दोनों को फायदा हो गया, वर्कर को 10% एक्स्ट्रा वेजेस मिल गए और कंपनी को एक्स्ट्रा 2.5% प्रॉफिट बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया उनका। कैसे? लेट अस सी द कैलकुलेशन। हाउ? तो by working for extra hour the company gets additional output by 1/8, 1 घंटा बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है, into 100 comes to 12.5%। 1 घंटा बढ़ने के बाद, याद रखना पहले सिर्फ 8 आवर्स वर्क करते थे, अब 1 घंटा ज्यादा काम कर रहे हैं, तो 1 घंटा ज्यादा काम कर रहे हैं तो आउटपुट बढ़ गया बाय 12.5%। आउटपुट बढ़ गया 12.5%, मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 12.5%। अब 12.5% में से उन लोग 10% दे रहे वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स ने पे हाइक मांगी थी। तो व्हाट द कंपनी इज गेटिंग इज 12.5% and what they are giving is 10%. So the company will be getting 2.5% additional output and additional profit. तो यहां manage, how to manage people, how to manage different type of situations, this is very important. तो आप यहां देख सकते हैं, therefore the worker get 10% additional and the company gets additional 2.5% profit. So this is management skills. इसके अलावा और कौन से स्किल्स हैं? तो द 7th स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नाउ देयर कैन बी वेरियस प्रॉब्लम्स पूछे नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स कभी भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम आने के बाद उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो आपका ब्रेन, यू नो, आपकी इंटेलिजेंस, यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर क्वालिटीज दैट हेल्प यू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम and quickly find an effective solution। जितना आप सोल्यूशन निकालोगे उतना ज्यादा अच्छा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ज्यादा लंबे टाइम तक चली तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहां एक इफेक्टिव और क्विक सोल्यूशन बहुत जरूरी है। दिस स्किल इज हाईली वैल्यूड इन एनी रोल फॉर एवरी इंडस्ट्री। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज योर रोल might require certain industry or job specific technical skills। अब इसमें क्या क्या स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या क्या स्किल्स आपके लिए जरूरी है? तो सबसे पहला अटेंशन टू डिटेल, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड इज कोलैबोरेशन, आपको कोलैबोरेट करना है, इट इज अ टीम वर्क। थर्ड इज कम्युनिकेशन, मैंने पहले बताया थोड़ा सा भी मिसकम्युनिकेशन हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत लॉस हो सकता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, जेन्युइन कम्युनिकेशन होना चाहिए, पेशेंस एंड रिसर्च। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाए, इसी के ऊपर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। कहानी है एक बुजुर्ग इंसान की जिसके 3 बच्चे हैं एंड देयर आर 17 कैमल्स।
ये जो बुजुर्ग इंसान है ये बहुत बीमार रहता है, इसके पास बाकी प्रॉपर्टीज के अलावा 17 कैमल्स है, 17 कैमल्स है। अब ये बुजुर्ग अपना विल बनाता है और विल बनाने के कुछ दिनों के बाद गुजर जाता है। अब जो हमारा ओल्ड मैन, उसके 3 बच्चे हैं, बुजुर्ग, क्योंकि अब उनका इज डाइड नाउ। अब जो तीनों बच्चे होते हैं उनके पास सवाल है कि बाकी एसेट्स तो उन लोग डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन 17 कैमल्स करना एज पर विल। जो विल बुजुर्ग इंसान ने बनाई थी, ओल्ड मैन ने बनाई थी, उसमें 17 कैमल्स को डिस्ट्रीब्यूट है। तो उन लोग पहुंचते हैं वकील के पास, जिसके पास विल है। द ओल्ड मैन हैज स्टेटेड, अब विल में क्या लिखा है अच्छे से सुनिएगा। The old man has stated that the eldest son, जो सबसे बड़ा बच्चा है, will own half of 17 camels. 17 camels में से half सबसे बड़े वाले को मिलेंगे। The middle one will get 1/3 of the camels, 17 camels. जो दूसरा बालक है, बच्चा है, उसको 17 camels में से 1/3 मिलेंगे। The youngest one will get his share of camels as 1/9. और जो सबसे छोटा बालक है, उनका छोटा बच्चा है, बेटा है, उनको 1/9 कैमल मिलेंगे, 17 में से 1/9। अब आप किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए, कैमल से इट इज नॉट डिविजिबल। कैमल को हम लोग हाफ या 3 पार्ट्स नहीं कर सकते हैं। तो 17 कैमल्स को एज पर द ओल्ड मैन्स विल हमको डिवाइड करना है इनटू दीज रेशियोज, एंड इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो कुछ दिनों तक इन लोग पूरे कैलकुलेशंस करते हैं, हर तरीके के कैलकुलेशंस कर लेते हैं, और कैलकुलेशंस करने के बाद जब इनको कोई आंसर नहीं है तो इन्हीं के गांव के पास एक बड़ा बुजुर्ग रहता है, उन लोग उनके पास जाते हैं। तो द सन्स ब्रॉट द कैमल्स टू द वाइस मैन्स प्लेस। एक वाइस मैन है, बुजुर्ग आदमी, इंटेलिजेंट बंदा है, लोग उसको बहुत मानते हैं, उनके पास जाता है। अब जो बुजुर्ग आदमी है वो इनकी बातें सुनता है, विल पढ़ता है, और फिर बोलता है कि ठीक है, चलो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखिए। द वाइस मैन एडेड अ कैमल ओन्ड बाय हिम and made the total number of camels 18. इसमें ने क्या किया, बुजुर्ग आदमी ने क्या किया, होशियार बंदे ने क्या किया, 17 कैमल वो बच्चे लेके आए थे, उसमें एक अपना खुद का कैमल उसने इंक्लूड कर दिया। अब 17 कैमल्स लाए थे प्लस 1 कैमल जो बुजुर्ग आदमी ने दिया, उसमें ऐड कर दिया, दैट कम्स टू 18 कैमल्स। अब 18 कैमल्स हो गए। अब उसने बोला चलो एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एज पर द विल द एल्डेस्ट सन गॉट हाफ ऑफ द कैमल्स। तो एज पर विल, जो विल थी उसके हिसाब से आधे कैमल्स किसको मिलने चाहिए, जो सबसे बड़ा लड़का है। तो विच नाउ काउंटेड टू 18 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स टू 9 कैमल्स। तो जो बड़ा लड़का है उसको 9, ठीक है। अब बारी आई सेकंड की, जिसको 1/3 कैमल मिलना है। तो द वाइस मैन आस्क्ड द सेकंड सन टू रीड द विल। उसने क्या बताया, ही वाज असाइन्ड 1/3 ऑफ द टोटल कैमल्स। So it came to 18 total camels से divided by 3 it comes to 6 camels। तो जो बड़ा लड़का था उसको 9 camels मिले, जो सेकंड नंबर का है उसको 6 camels मिले, ठीक है। अब तीसरे वाले को बुलाया गया, तीसरे बेटे को बुलाया गया, उसको बोला गया बताओ क्या में लिखा है। The third son read out his share of camels, that is 1/9 of the total number of camels। वो 1/9, तो 18 divided by 2 comes to 2 camels। तो the youngest son got 2 camels as a share, ठीक है। अब हम ये तीनों को अगर प्लस करते हैं तो बड़े लड़के 9 camels, सेकंड वाले को मिले 6, थर्ड वाले को मिले 2 camels। तो 9 + 6 + 2 camels comes to 17 camels। तो जो हमारा वाइस मैन था उसने अपना एक कैमल जो ऐड किया था वो फिर से उसने ले लिया। तो वो ये देखिए, टोटल देयर वर 9 + 6 + 2 camels shared by the brothers which counted to 17 camels। Now the 1 camel added by the wise man was taken back। The wise man solved this problem smartly with his intelligence। Intelligence is nothing but finding a common ground to solve an issue। In short, every problem has a solution। तो ऐसा आपका माइंड होना चाहिए, आपने अपने माइंड को इस तरीके से बनाना चाहिए कि आप प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा कॉर्पोरेट एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा अबाउट कोलगेट। ये मैंने बहुत पहले सुना था, ठीक है। मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मेरे को ये बताया था।
कि कोलगेट कंपनी जो है उनका जो सेल था टूथपेस्ट का वो स्टैग्नेंट हो गया था, अब सेल्स बढ़ नहीं रहा था। तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बड़े कंसल्टेंट्स को हायर किया कि अब हमारी सेल जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है, सेल्स बढ़ नहीं रही है, क्या किया जाए। तो बहुत सोचने समझने के बाद कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई अच्छा आंसर मिला नहीं। तो एक वर्कर आता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलता है कि सर मेरे को भी एक आइडिया देना है, आप बोलना चाहें। तो कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं अरे यार ये कौन सा बंदा आ गया, ये हमको बताएगा मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हमको बताएगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें से जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है लेट अस सी, नो प्रॉब्लम, ओके चलता है, हाँ भाई बताइए। तो लेबर को मोटिवेट करता है, बोलो। तो लेबर बोलता है सर हम लोग प्रोडक्शन यूनिट में है, जो हम लोग कोलगेट का टूथपेस्ट बनाते हैं, दैट इज द बॉडी ऑफ द पेस्ट, जो ट्यूब रहता है, बॉडी ऑफ द ट्यूब, उसका जो माउथ पीस है, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा तो ज्यादा जल्दी खत्म होगा, और जल्दी खत्म होगा तो हमारा सेल्स बढ़ जाएगा। तो मैनेजमेंट को ये चीज बहुत अच्छी लगी। नाउ दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कोई भी दे सकता है। यहां हम लोगों ने कोलगेट के एग्जांपल में देखा कि जब पूरे मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंसल्टेंट्स, उन लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो एक छोटा सा लेबर आके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपको, और प्रॉब्लम कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है। कोविड-19 कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन है, आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अगला कांसेप्ट देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। याद रखिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम होना जरूरी है। हो सकता है कि आपके ऑफिस के बॉस ने आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया है, अब उसको टाइम पे कंप्लीट करना, क्योंकि टाइम प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना जरूरी है। लेट अस सी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अलाउ यू टू कंप्लीट टास्क एंड प्रोजेक्ट्स बिफोर डेडलाइंस व्हाइल आल्सो मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस। याद रखना आपको डेडलाइंस भी फॉलो करना है और आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन और पूरे टाइम आप ऑफिस में ही कर रहे हो, ऑफिस में ही रह रहे हो, तो घर के लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपका वर्क लाइफ भी अच्छे से चले और आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से चले। Staying organized can help you allocate your work day to specific tasks by importance. Deeply understanding your individual goals can provide a starting point when deciding how to manage your time. अब इसमें मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या चीजें? डेलीगेटिंग टास्क, आप सब चीज खुद नहीं कर सकते हो, आपको अपने टास्क डेलीगेट करना पड़ेगा। जो आपके जूनियर्स हैं आप उनको भी दे सकते हो, या जो आपके कलीग्स हैं आप कुछ काम उनको भी दे सकते हो। फोकस, गोल सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है हर चीज को, हर काम को, एंड प्रायोरिटाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले करेंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो बाद में करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर टाइम पे आपने काम कर दिया तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो, अगर आपने टाइम खो दिया तो एक बार टाइम जाने के बाद फिर से नहीं आता है। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं स्टोरी बताऊंगा। एक राजा और एक लेजी आलसी इंसान दोस्त होते हैं। अब बहुत दिन से वो आलसी इंसान का एक ही काम होता है कि भाई घर पे रहो, खाना खाओ और सो जाओ, फिर उठो, फिर नाश्ता कर लो और सो जाओ, आराम करो। तो राजा अपने दोस्त से बहुत दिनों से मिला नहीं होता है, तो राजा एक बार उसके घर पहुंचता है मिलने के। नाउ द रेफरेंस इज किड्स वन, एक स्टोरी है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां से ली है मैंने। तो राजा अपने दोस्त से मिलने आता है और दोस्त को बोलता है कैसा है, क्या चल रहा है। तो दोस्त वही बोलता है कि भाई मैं तो आराम कर रहा हूं, आराम के सिवा मेरे पास कोई काम नहीं है। तो राजा उनको बोलते हैं कि आप कुछ काम नहीं कर, कुछ काम करो। तो जो आलसी दोस्त होता है वो राजा को बोलता है कि राजा साहब क्या करूं, मेरे जो दुश्मन है सबने मेरे बारे में नाम खराब करके रखा है कि है ना मैं कोई काम नहीं कर सकता। आज मैं कहीं जॉब लेने भी जाता हूं तो कोई मेरे को काम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब जगह पे मेरे बारे में ये बता दिया गया है, या बोलते ना कुप्रचार किया गया है कि
मैं नालायक हूं, मेरे से कोई काम नहीं होता है, मैं बहुत टाइम पास करता हूं, समथिंग लाइक दैट, मैं बहुत आलसी हूं। तो राजा अपने दोस्त को एक ऑफर, राजा को बहुत अच्छे से मालूम है उसका दोस्त कैसा है, वो सही में आलसी है। तो राजा अपॉर्चुनिटी देता है कि आज शाम को जो सूर्यास्त होता है, ठीक है, सूर्यास्त के पहले आप मेरे यहां आइए और मेरे खजाने में से जितना आपको धन चाहिए, सोना चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, जो चाहिए वो आप उठा के लेके आए। तो याद रखना, यहां एकदम क्लियर कट मैसेज है फ्रॉम राजा टू दैट नो जो आलसी बंदा है उसके लिए, कि आप हमारे यहां आइए सूर्यास्त के पहले, सूरज डूबने के पहले, शाम होने के पहले आप हमारे यहां आइए, सनसेट होने के पहले आप हमारे यहां आइए और जितना सोना है, जितना आपको चाहिए वो लेके जाइए। अब आलसी इंसान है, वो खुश होकर अपनी वाइफ के पास जाता है और वाइफ को बताता है कि राजा ने मेरे को बोला है कि आप आइए, शाम होने से पहले, सूरज होने के पहले आप आइए और जितना धन चाहिए, जितना गोल्ड चाहिए, जितनी ज्वेलरी चाहिए, जो भी प्रेशियस स्टोन्स है चाहिए, आप हमारे यहां से लेके आइए, जितना चाहिए। बीवी खुश हो जाती है, बीवी अपने हस्बैंड को बोलती है कि जाओ, जाके अभी जाओ और जाके लेके आओ। तो हस्बैंड बोलता है ऐसे कैसे चले जाऊं, अभी खाने खाने का टाइम है, पहले मेरे को खाना दे दे, मैं खाना खा लूं उसके बाद जाऊंगा। अब सोचिए, वाइफ बोलती है ठीक है चलो खाना खाने बैठो, अब वाइफ उनको खाना देती है। अब जो आलसी इंसान है वो जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है क्योंकि बहुत खुश है। अब खाना खाने के बाद वाइफ बोलती है जाओ जल्दी जाओ, बोलता है अरे ऐसे कैसे जाओ यार, अब इतना सारा खाना खा लिया है, मेरे को नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा सो जाता हूं। अब वो कुछ समय के लिए सो जाता है। अब कुछ समय बाद उसकी वाइफ जगाती है, अरे उठो, आपको राजा के इधर जाना है, इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप वहां जाके जितना सोना लेके आओगे उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी बैठ के निकलेगी, फिर आप कोई काम नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मैं आपको चिल्लाऊंगी नहीं, डांटूंगी नहीं। तो हस्बैंड को कुछ थैलियां देती है। अब हस्बैंड जो हमारा आलसी इंसान है वो जाता है राजा के इधर। अब राजा के इधर जाते समय धूप रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पसीने छूट रहे हैं उसको, पेड़ के नीचे वो जाके बैठ जाता है और बैठे बैठे कुछ समय बाद उसको वहां पे भी नींद आ जाती है, वो वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है और वो महल की तरफ भागता है, तब तक सूर्यास्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो राजा के महल के बाहर जो संतरी है वो उनके ऊपर हंसते हैं, और जो हमारा आलसी इंसान होता है, क्योंकि उसने टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो रोता है, बोलता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास बहुत सारी चीजें कमाने की, मैं नहीं कमा पाया, तो ही वॉज वेरी सैड। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टाइम इज प्रेशियस। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना जरूरी है। स्पेंड इट वाइजली एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज वेबिनार का कंसेप्ट, दैट इज जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड बाय कॉर्पोरेट्स इन द पैंडेमिक सिचुएशन। क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। Vani, please. Yes, as of now, there are no questions, but this was very informative session, and we thoroughly, loved it. So, thank you very much. Thank you so much, sir, for taking your time and giving this wonderful and such an informative session. I myself is a student, so I can relate it to that very well. Like काफी ज्यादा जो भी stress busters थे वो एकदम clarity आती है उनमें भी. Okay, thank you very much. Okay. Thank you so much for listening. Thank you.